नमस्कार मित्रों, मैं विनोद कुमार सचान कृषि संस्कृति चैनल के माध्यम से आज आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ। विषय बड़ा संवेदनशील है। हम इस धरती के जिस भूभाग पर रहते हैं, जिस जिले में, गांव में, प्रदेश में, देश में, हमारे जीवन की बहुत सारे विषय, चाहे मेरे रोजगार के विषय हों, चाहे मेरे स्वास्थ्य के विषय हों, चाहे मेरी खुशियों से जुड़े हुए विषय हों, चाहे मुझे शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा के विषय हों, चाहे मेरे कृषि के विषय, यानी मनुष्य की जिंदगी के लगभग 90% विषय डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे प्रकृति के वैभव से जुड़े हुए होते हैं। परंतु दुर्भाग्य से जो मेरे जीवन में जो प्रकृति जितना सपोर्ट करती है, मैंने कभी उस विषय को कायदे से समझा नहीं। और भौतिकवादी युग में, मैकेनाइज्ड युग में मैंने जीने लगा और अपनी खुशियां जो हमें जहाँ खोजनी चाहिए थी वहाँ नहीं खोजी, और पता नहीं किस नशे में धुत होकर के और कहाँ मैं दौड़ लगाता चला गया। आज हुआ क्या है कि प्रकृति को इग्नोर करके जो मेरे जीने की, जो जीवन जीने की कला थी, उसके कारण कुछ विषय मेरे सामने आए हैं और वो सब के जेहन में हैं। सब लोगों ने सुने हैं, टीवी के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सबके दिमाग में वो विषय है। विषय क्या है कि मनुष्य लाइलाज बीमारियों की चपेट में हता जा रहा है। मनुष्य के सामने आने वाले समय में ड्रिंकिंग वाटर की समस्या हो सकती है। जलवायु परिवर्तन के कारण देश के किसानों को बहुत सारे संकटों से रूबरू होना पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्लेशियर है वो पिघलने लगे। तो ग्लोबल वार्मिंग है, जलवायु परिवर्तन है, महामारियां हैं, खेती में नाना प्रकार के संकट हैं। तो इन संकटों के निवारण के लिए मुझे क्या करना है और ये विषय हैं क्या? आखिर ग्लोबल वार्मिंग यानी कि धरती में तापमान का बढ़ जाना, टेम्परेचर क्यों बढ़ा, जलवायु परिवर्तन क्यों हुई? अगर मुझे क्यों का उत्तर नहीं मिलता है तो फिर मुझे समाधान भी नहीं मिलेगा। और अगर समाधान मैं नहीं खोज पाया तो आज जो विषय हमारे जीवन में अभी इस वर्तमान में चल रहा है ना, कि 1 साल पहले कोरोना की लहर में जितने लोग गए, दुनिया से विदा लिए, सेकेंड लहर में उससे 10 गुना ज़्यादा विदा ले रहे हैं। शमशान घाट पर चिताओं को जलाने की भी लाइन लगी हुई है। बहुत सारे लोग चिंतित हैं कि कोरोना कब समाप्त होगा, ये क्या बीमारी है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर इंसान अपने इस खुराफाती दिमाग को थोड़ा सा बंद करे और आंख बंद करके ये सोचना शुरू करे कि मेरा जीवन है क्या और मेरा जीवन निर्भर किस पर है, तो उसको इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। और आगे आने वाले समय में जो प्राकृतिक आपदाएं जिसको हम कह देते हैं, हालांकि ये कोरोना को भी लोग कहते हैं प्राकृतिक आपदा, मैं कहता हूं नहीं, प्रकृति भगवान है और भगवान अपनी संतान पर कोई आपदा नहीं लाता। आपदाएं मनुष्य की पैदा की हुई हैं, चाहे ग्लोबल वार्मिंग की हो, जलवायु परिवर्तन की हो, पर्यावरण प्रदूषण की हो या फिर कोरोना की। प्रकृति में तो एक व्यवस्था है अनादिकाल से, जैसे कि इस पृथ्वी पर, इस भूमंडल पर जो 84 लाख योनियों के जीव जंतु हैं, उनका एक आपस में सिस्टम बना हुआ है कि कौन सा जीव किस जीव पर नियंत्रण बनाए रखेगा। तो वो जब मनुष्य ने अपना दिमाग लगाया तो मैंने एक किसी इकाई को डिस्टर्ब किया और फिर वहीं से वो चैन टूटी शुरू हुई और यहाँ तक आ गई। कहाँ तक आ गई? नाना प्रकार की बीमारियों से, नाना प्रकार की समस्याओं से मनुष्य घिरता चला जा रहा है।
तो मैं आपको बताऊं कि हमें जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे विषय को कायदे से समझना है। अब जैसे एक विषय है जलवायु परिवर्तन, सब लोग मानते हैं कि जो जलवायु है, जो इन्वायरमेंट है, उसमें चेंजेज आ रहे हैं। चेंजेज क्या आ रहे हैं, चेंजेज आ क्यों रहे हैं, ये समझिए जरा। जल और वायु, जल प्लस वायु बराबर जलवायु। तो जब हम बात करते हैं केवल जलवायु की, तो जलवायु क्या है, जल और वायु। अब इस भूमंडल पर जलवायु का स्वरूप क्या होना चाहिए और ये परिवर्तित क्यों हो रहा है? तो परिवर्तित इसलिए हो रहा है कि जल का संबंध है जलाशयों से, वायु का संबंध है जंगलों से। तो हमको तो आंखों से दिखता है ना कि मैंने कितने जलाशय छोड़े और कितने जंगल काटे। जब जलाशय खत्म हो जाते हैं, जंगल कट जाते हैं, और फिर आप कहते हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये एक प्राकृतिक व्यवस्था है। प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है, ये इंसान की बनाई हुई व्यवस्था है। अगर जलवायु बिगड़ रही है और उसको मैं खराब मानता हूं, तो ये खराब मैंने किया है। तो अब अगर जलवायु परिवर्तन को रोकना है तो बहुत रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। इस देश की नीतियों को, वैज्ञानिकों को और सबको मिलकर एक ही काम करना है कि ऐसी कोई जमीन जो लावारिस पड़ी हो, जहां पानी आकर के इकट्ठा हो सकता है, उसको जलाशय के रूप में कन्वर्ट कर देना। ऐसी कोई जमीन जो खाली पड़ी है, जहां किसान खेती नहीं करता है, वहां पेड़ लगा देने। तो पेड़ों से वायु मिलती है और जलाशयों से जल मिलता है। जब जल और पेड़ और जलाशय मजबूत हो जाते हैं तो जलवायु परिवर्तन, जो जलवायु परिवर्तन का वो खतरा, उससे मैं मुक्ति पा जाता हूँ। दूसरा विषय ग्लोबल वार्मिंग। आज के 70 साल 60 साल पहले आप जो जिनकी उम्र 50 साल हो गए उनको याद होगा कि पूरी दोपहर में गांव में, कस्बों में बच्चे नंगे पांव घूमते थे। कारण क्या था कि जमीन का मई जून के महीने में जमीन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता था। मैं पांव आसानी से, नंगा पांव रख करके खड़ा रह सकता था। जमीन में बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, जमीन में मॉइस्चर को धारण करने की सामर्थ्य है। तो जमीन की जब बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जब हमने चेंज कर दी, कैसे? जमीन में बार बार ट्रैक्टर चला के, बार बार रसायन डाल करके उसकी प्रॉपर्टीज, जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज थी, वो चेंज हो गई। तो जब मई जून के महीने में टेम्परेचर मेरा 48, 47, 49 जाता है तो जमीन चूंकि अनफर्टाइल हो चुकी है, उसकी प्रॉपर्टीज नष्ट हो चुकी हैं, तो वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती है। दूसरा, पेड़ नहीं है। अगर वृक्ष होते जमीन के ऊपर तो सूर्य की ऊष्मा को वो फोटोसिंथेसिस करके कार्बोहाइड्रेट में बदल देते, तो टेम्परेचर कुछ कम रहता। अगर जलाशय होते तो पानी कुछ टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता। अगर जमीन में कुछ माइक्रोब्स होते तो वो भी कुछ टेम्परेचर को मेंटेन करते। लेकिन हमने क्या किया कि जलाशय है नहीं, पेड़ है नहीं, जमीन में इतने केमिकल डाल दीजिए, उससे उसका जो जमीन का जो तापमान था वो बढ़ने लगा। और हुआ क्या, ग्लेशियर पिघलने लगे। तो ये जो दो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का किस्सा है, वो हमारे आने वाले जो दिन हैं, जो जैसे भविष्य वक्ता होते हैं ना, वो कहते हैं आने वाले दिन तो और खराब होने वाले हैं। ये दो चीजें मिल करके हमारे ग्लेशियर को खराब कर रहे हैं, हमारी वन संपदा को खराब कर रहे हैं, हमारी खेती के सिस्टम को खराब कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी शब्द है, यानी जैव विविधता, तो जीवों का जो कंट्रोल है ना, जैसे कि मैंने अभी बताया, इस धरती पर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे फंगस हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, अभी इन सब का अध्ययन मनुष्य के पास नहीं है। लेकिन ये तय है कि सारे प्रकार के बहुत जो मान लो
3000 प्रकार के वायरस हैं इस धरती पर, तो उसमें 2000 प्रकार के वायरस हैं जो निगेटिव वायरस, जो मानव जाति के लिए, वनस्पतियों के लिए खतरा है, उन पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। बहुत सारे फंगस हैं हजारों लाखों की संख्या में, उसमें 90% 80% पॉजिटिव हैं, यानी इस प्रकृति की व्यवस्था का साथ देने वाले हैं, और कुछ निगेटिव है। तो पॉजिटिव चीज़ें निगेटिव चीज़ों पर नियंत्रण बनाए रखती हैं। एक दो बार आपको और बताया मच्छर की कहानी, चूंकि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस की कहानी आपको समझ में नहीं आएगी, आप मच्छर की और मेंढक की कहानी से समझ सकते हैं। आज के 40 साल पहले हमारे जो घरों में मच्छर का आतंक था वो कम था। लोग जहाँ कहीं थोड़ा बड़ा मच्छर होता तो मच्छरदानी लगा के सो जाते थे। आज लोग हिट डालते हैं, ऑल आउट लगाते हैं और कॉइल जलाते हैं, उसके बाद भी जो है मच्छर आपको छोड़ता नहीं है। लेकिन 40-50 साल पहले जब मेंढक था तो मच्छर रात में मनुष्य का खून पीने के लिए निकलता है, लेकिन दिन में वो उसी जलाशय में, उसी नाली में, नाले में, और अपना जहाँ उसका स्थान वहाँ बैठता है। वहाँ मेंढक होते थे जो दिन भर मच्छरों को खाते थे, तो मेंढक मच्छरों की जो पॉपुलेशन थी वो कंट्रोल में रहती थी। अब चूंकि मैंने अपनी लाइफ स्टाइल में इतना केमिकल लगा लिया है कि बहुत सारे कपड़े हैं, डिटर्जेंट का पाउडर है, कॉस्मेटिक्स है, जाने क्या क्या, मैं अपनी नाली से माध्यम से बहाता हूँ, तो जहाँ मेंढक रहता था जिस पानी में, वो पानी इतना हाइजीनिक हो गया है कि मेंढक भी वहाँ जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए मच्छर की समस्या है। अभी बीच में डेंगू आया था। डेंगू भी कहते हैं कि डेंगू का एक मच्छर होता है, वो ज़्यादा हाइट तक नहीं उड़ता है, वो डेंगू, वो मच्छर जब डेंगू वाला काट लेता है तो डेंगू हो जाता है। आप पीछे लौटेंगे 40 साल पहले तो डेंगू की बीमारी नहीं थी। तो मुद्दा ये है कि अभी जाने कितनी बीमारियां ऐसी आएंगी मनुष्य के जीवन में कि उनसे अगर कोई कहे कि ये हमारा सिस्टम निपट लेगा, हमारा विज्ञान निपट लेगा, हमारे चिकित्सा विज्ञान के लोग उसका तोड़ निकाल लेंगे, तो अगर चिकित्सा विज्ञान के भरोसे बैठे रहे ना हम लोग, तो मैं आपको लिख के दे दूं कि चिकित्सा विज्ञान के पास किसी भी समस्या का इलाज नहीं है। ये जो इलाज हैं वो सारे अस्थायी हैं। अगर स्थायी इलाज की ओर बढ़ना है तो मुझे आज इस विषय पर चिंतन करना पड़ेगा कि हम जलवायु परिवर्तन को कैसे कम करें, ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से कैसे निपटें। तो जब निपटने की बात आती तो एक ही चीज़ है कि जल है, जलाशय है, जलाशयों से भूगर्भ जल है। अभी हो क्या रहा है, मैं मनुष्य का मेंटली जो दिवालियापन है उस पर चर्चा कर रहा हूं। जलाशय भूगर्भ जल को रिचार्ज करते हैं, यानी बरसात का पानी जब जलाशयों में एकत्र हो जाता है तो जो भूगर्भ जल है उसको रिचार्ज करने के लिए जलाशय है। अब हम कैसे हो गए कि वर्षा के पानी के लिए जो जलाशय में एकत्र होना, तो जलाशय उथला हो गया। गर्मियों में मई, जून, अप्रैल के महीने में जलाशय सूख गया, तो एक सरकार का आदेश, फरमान जारी होता है हर जिले में, और कहा जाता है कि जलाशयों को भरा जाए, यानी पशु पक्षियों को पानी पीने के लिए जलाशय भरे होने चाहिए। तो पानी कहाँ से भरा जाए? भूगर्भ जल से निकाल करके जलाशय भर दिए जाए। आप समझ सकते हो, जलाशय भूगर्भ जल को रिचार्ज करता था। और मेरा मानसिक दिवालियापन देखिए, मेरी सोच देखिए कि मैं भूगर्भ जल का पानी निकाल करके जलाशय भरता हूँ। ठीक यही प्रकार मेरा एक ग्लोबल वार्मिंग और प्रकृति और बायोडाइवर्सिटी के विषय में कि मेरे मनुष्य के जीवन की 90% जो समस्याएं हैं वो प्रकृति का वैभव उस पर नियंत्रण करता है। यानी कि प्रकृति का वैभव अगर जिंदा है तो मेरे जीवन की 90% समस्याओं का समाधान खुद हो जाता है। अभी मैं क्या कर रहा हूं कि प्रकृति के वैभव को बर्बाद कर रहा हूं और फिर एक एक छोटी छोटी समस्या के लिए इस विज्ञान में कहीं आशा की किरण खोज रहा हूं। तो मित्रों, मैं बता दूं आपको कि अब हमें कम से कम चेत जाना चाहिए। अभी कोरोना काल में लकड़ियां नसीब नहीं हुई लोगों को, कंधे देने वाले नहीं नसीब हुए लोगों को। कल्पना करिए कि अगर आज इस देश में 10 लाख लोग कोरोना से मरे हों और साहब जहां पर ये दफन क्रिया होती है वहां पर लकड़ियां कम पड़ गई हों,
अगर ये 1 करोड़ लोग मर जाएं तो अब तो 100 ग्रह पर भी कोई ले जाने वाला नहीं मिलेगा। फिर हमें इन शवों को अपनी बस्तियों में ही दफनाना पड़ेगा और लकड़ियां मिलेंगी नहीं, खोद के गाड़ना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन के कल को गैस खत्म हो जाए, इंडेन गैस खत्म हो जाए, रसोई गैस, खाना बनाने के लिए लकड़ी नहीं मिलेगी। मैं कहता हूं भगवान ऐसा ना करे, लेकिन हमारा मनुष्य का जो धर्म है, मनुष्य का जो कर्तव्य है, वो क्या है कि हमें अपनी जैव विविधता को बरकरार रखना है। जल माने जलाशय, और जलाशयों से भूगर्भ जल को रिचार्ज करना है। जमीन की उर्वरता माने फसलों में रसायन नहीं देने पड़ेंगे। अगर जल और जंगल हो जाते हैं तो फिर इकोसिस्टम जो नहीं, बायोडाइवर्सिटी, पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि इस प्रकृति की व्यवस्था में पानी कितना होना चाहिए, पेड़ कितने होने चाहिए, पक्षी कितने होने चाहिए, जलचर कितने होने चाहिए, थलचर कितने होने, तो हमें थलचर हम पैदा नहीं कर सकते, ना मैं जलचर पैदा कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे जलाशय और जंगल हैं तो ये जलचर, थलचर, नवचर की व्यवस्था परमात्मा करता है। हमें क्या करना है? हमें केवल जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जो पहली क्रिया करनी है कि हमें जहाँ रहते हैं वहाँ पर बड़े बड़े जलाशय बना दें और जितनी भी खाली जमीनें पड़ी हैं उसमें नाना प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष लगा दें। वृक्ष क्या करना है? मनुष्य के जीवन में सैकड़ों समस्याएं हैं, लेकिन सैकड़ों समस्याओं का समाधान क्या है? जीव और वन। जीवन का नाम है जीवन, जीव और वन। और जब जीव और वन, मतलब ये 84 लाख योनियों की माया है, वनस्पतियाँ भी लिविंग में आती हैं, तो पेड़ लगाना है, जलाशय बनाना है, शेष काम प्रकृति कर देती है। तो सारे काम छोड़ दो, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा धन, थोड़ा सा श्रम, अगर मनुष्य इस देश के अगर 130 करोड़ लोग छोटा छोटा अंश भी अगर इसमें खर्चा कर देंगे तो मैं कहता हूँ मैं आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल बना सकता हूँ। अन्यथा अगर जलाशय नहीं है, अगर जंगल नहीं है, तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई सूरमा भोपाली नहीं है, दुनिया में विज्ञान का ऐसा कोई चमत्कार नहीं है जो मनुष्य को खुश रख सके। इसलिए मित्रों, कायदे से विचार करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।